नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को संसद के पटल पर रख दिया है। सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 11 करोड़ छोटे किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। इन लाभार्थियों में 3 करोड़ महिला लाभार्थी महिलाएं हैं। इन महिलाओं को 54,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। संसद में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण को पेश कर दिया गया। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई अच्छी बात तो कुछ चिंता भी जताई गई हैं। 10 पॉइंट में हम आपको आर्थिक सर्वेक्षण में की गई सारी अहम बातें अब बताने जा रहे हैं। तेईस से 24 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। वहीं चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी। वित्त वर्ष 2021 से 22 में 8.7% रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। निजी खपत, उच्च कैपेक्स, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में मजबूती, छोटे व्यवसायियों के लिए ऋण वृद्धि और शहरों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी से विकास की रफ्तार तेज हुई है। पीपीपी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक सर्वेक्षण की ये अहम बातें। कोरोना महामारी से भारत की रिकवरी अपेक्षाकृत काफी तेज रही है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग से समर्थन मिला है। इसके चलते पूंजी निवेश में तेजी आई है। आरबीआई का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई 6.8% की अधिकतम दर तक पहुंच सकती है। महंगाई को काबू करने के लिए कर्ज लंबे समय तक महंगा रह सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था 2023 से 24 में 6.5% की दर रहने का जो अनुमान है वो इस दौरान यहां पर जताया गया है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है देश। देश की जीडीपी को लेकर यहां पर बात की गई है। लोकसभा में आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया। विकास दर
6 से 6.8% रहने का अनुमान इस दौरान जताया गया है। तो कैसा रहेगा बजट, इसी को लेकर हम आज मुद्दा में चर्चा करेंगे। संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2023 आज पेश हुआ है और इस बजट को समझने की कोशिश भी इस दौरान हम यहां पर करेंगे। किस तरीके का जो बजट है वो कल पेश हो सकता है, क्या कुछ सौगात मिल सकती है इस बजट से। वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वे। 2023 से 24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान इस दौरान जताया गया है। आर्थिक सर्वे में जीडीपी पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहने का अनुमान है। इसको लेकर भी हम चर्चा आज करेंगे। सरकार ने देश की जो आर्थिक तस्वीर है उसको पेश किया है। दरअसल कल बजट पेश होना है और उससे पहले देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको रखा जाता है। आर्थिक सर्वे इसको कहा जाता है। तो आर्थिक सर्वे जो है आज वो पेश हुआ है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया है आर्थिक सर्वे और 2023 से 24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान इस दौरान जताया गया है। तो कैसा रहेगा बजट, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान पैनल में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप दुबे, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। हमारे साथ रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत रत्नाकर जी। और हमारे साथ आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री, जुड़ चुके हैं। आकाश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आर्थिक सर्वे में जीडीपी पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत करते हैं। आपको आवाज मिल पा रही है आकाश जी? चलिए तो संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। रत्नाकर जी, बजट को लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? देखिए रेशु जी, जो अभी इनका आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है उसमें निश्चित रूप से वो चौंकाने वाली बात है और ये सभी भारतवासियों के लिए एक दुखद खबर है कि पिछले 3 साल में सबसे कम जीडीपी जो है रहने का अनुमान जो है बताया गया है, ये सदन में बताया गया है। और ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही थी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो ये कहना भी उनका उसी तरह जुमला साबित हो जाएगा जिस तरह से ये 15 लाख खाते में आते थे, 2 करोड़ रोजगार देते थे, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात कहते थे, हर सभी लोगों को पक्का मकान देने की बात कहते थे। ये तमाम जुमलेबाजी जो करते आ रहे थे उसी की एक कड़ी ये बन जाएगी $5 ट्रिलियन। रही बात जो बजट की, तो मैं बजट के ऊपर आना चाहता हूं। निश्चित रूप से कल जो आने वाला बजट है उस बजट में बहुत सारी उम्मीदें हैं और विशेष तौर से गरीब वर्ग का आदमी वह इस उम्मीद से बजट की ओर देख रहा है कि उसके ऊपर जो खाने पीने और दूध दही पे जो जीएसटी लगाकर सरकार ने एक टैक्स वसूलने का काम किया है, कहीं न कहीं सरकार उस पर राहत देने का काम करेगी। कहीं न कहीं रोजगार सृजन के जो अवसर प्रदान करने के जो प्रोविजन जो है उस बजट में लेकर आएगी। कहीं न कहीं किसानों को जो एमएसपी देने की गारंटी दिए थे ये लोग, वो सारी चीजें जो है इस बजट में देखने को मिलेगी। नहीं तो अगर ये सारी चीजें अगर नहीं देखने को मिलेगी तो समझ जाइए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती है और ये बजट भी जो है उसी का एक हिस्सा बन के रह जाए। ठीक है संदीप जी, वैसे तो मोदी सरकार सुधारात्मक बजट पेश करती है, लेकिन आने वाले वर्ष में चुनाव है, तो क्या बजट में कुछ राहत, कुछ सौगात हो सकती है? जी देखिए, हमारी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। हम बार बार सरकारों से उम्मीद इतनी लगा के बैठे कि सरकार हमें हमेशा फ्री में सब कुछ देती रहे, फ्री में बांटती रहे और चुनाव आ रहा है तो सरकारें और फ्री में बांटे। मुझे लगता है इस मानसिकता से देश को मुक्ति दिलाने की भी आवश्यकता है। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये बजट गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने वाली होगी और हमारी सरकार कभी जो राजपथ था अब वो कर्तव्य पथ बन चुका है। हर नागरिकों के कर्तव्य और हमारे
कर्तव्य के आधार पे हम बेहतर भारत बनाने की तरफ अग्रसर रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के रत्नाकर भाई बोल रहे थे, आज उनको पता होना चाहिए कि 5वीं भारत अर्थव्यवस्था है विश्व की, और इस अर्थव्यवस्था में सबके अवसर इसमें है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज भारत की जो परिकल्पना है, इकोनॉमी को अगर समझना है तो 2 शब्दों में इकोनॉमी को समझ सकते हैं। गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अगर अर्थशास्त्र का कोई विद्यार्थी हमें सुन रहा होगा तो वो समझेगा कि गरीब है क्योंकि वह गरीब है, और गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, वो बेहतर उसकी वो मुख्य धारा में वो रहे और भारत में अपनी भूमिका देखे। विपरीत परिस्थिति में मैं मान सकता हूँ कोविड का 2 साल जो काल गया है वो पूरे विश्व में सबके लिए आत्मचिंतन, हर राष्ट्र को आत्मचिंतन करने का अवसर मिला, और उस विषय में मैं कह सकता हूँ कि भारत निखरा है, सौरा है, और भारत हारा नहीं, भारत के लोग हारे नहीं। और आज हम उठ के खड़े हुए हैं और चल रहे हैं, और तेज गति से चल रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में काम किया, भारत निखरा है, भारत सबरा है। आकाश जी, ठीक है आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, आर्थिक सर्वे में जीडीपी पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहने का अनुमान है, इस टिप्पणी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें ये देखना होगा, पिछला साल जो रहा है वो ग्लोबल रिसेशन का साल रहा है। कोरोना से अभी ग्लोबल इकोनॉमी का रिवाइवल होना शुरू ही हुआ था कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई। अब उसकी वजह से पूरी दुनिया में जीडीपी ग्रोथ डाउन रही है। आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ। अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एक रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, वहां जीडीपी ग्रोथ 2 क्वार्टर में नेगेटिव रही है। चाइना वर्ल्ड की 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी, वहां जीडीपी ग्रोथ 3% रही है पूरे साल। यूके और जर्मनी जैसी इकोनॉमी से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की इस साल उम्मीद है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये मोदी साहब के विजनरी एफर्ट्स का रिजल्ट है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इन इकोनॉमीज के मुकाबले में ज्यादा तेजी से चली है। तो हिंदुस्तान इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसमें मुबारकबाद दूंगा रूलिंग पार्टी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि उनके विजनरी गाइडेंस के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा है। हाँ, उतनी अच्छी जीडीपी हमारी नहीं रही, क्योंकि एक रियलिटी हमें फेस करनी पड़ेगी, जब दुनिया में मंदी आएगी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो उसका हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। वो इम्पैक्ट हमें झेलना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में 8% से ऊपर है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 10% से ऊपर है। इन्फ्लेशन की बात करें अक्टूबर तक 6.7% रहा है। तो ग्लोबल रीजंस का कुछ इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे भी आया है, बट फिर भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है आज की तारीख में। और 2027 तक ग्लोबल एजेंसीज ये अनुमान लगा रही है कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ना सिर्फ ये, 2035 तक ये अनुमान है कि वील बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन का कुछ इम्पैक्ट हम पे पड़ा है, क्योंकि आज सारी दुनिया की इकोनॉमीज आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। कुछ इम्पैक्ट हम पे पड़ा है, बट फिर भी एक तरफ जहां हमने देखा है बड़ी इकोनॉमीज को क्रम्बल करते हुए, डाउन जाते हुए, अमेरिका जैसी इकोनॉमी को, जर्मनी जैसी इकोनॉमी को, चाइना जैसी इकोनॉमी को, उनके मुकाबले बिल्कुल बाकी देशों की स्थिति में हम कहीं बहुत ज्यादा मजबूत जो हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल डीके शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डीके शर्मा जी आपका। डीके शर्मा जी, आर्थिक सर्वे से देश की आर्थिक स्थिति समझने में मदद मिलती है। कहा जा रहा है कि सर्वे में प्राइवेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ दर्ज हुई है। क्या आगे इससे रोजगार की समस्या का समाधान निकलेगा? आपको क्या कुछ लगता है? नहीं, जहाँ तक रोजगार की बात है नेचुरली निकलेगा। मेरा मानना ये है कि अगर बजट में एक्सपोर्ट पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसके लिए हम कहते हैं हमारा फॉरेन रिजर्व वगैरह काफी अच्छा है, 600 बिलियन डॉलर है। जो हमारी वर्ल्ड की जो हमारी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वर्ल्ड की में वो 3.1% है। लेकिन एक्सपोर्ट की जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो करीब 1.6 है। तो उस पे अगर ध्यान दें तो हम अभी भी एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल है, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। और जिस तरह से पॉलिसीज बन रही हैं, आई होप कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं नेक्स्ट डिकेड में। बिल्कुल। और इसको लेकर आकाश जी भी जिस तरीके से रत्नाकर जी बात कर रहे थे, जीडीपी कम होने के बावजूद भी दुनिया के मुकाबले भारत अधिक स्थिर है, इसे भविष्य के संकेत के तौर पर भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल 100%। और ये भी जो प्रेडिक्शंस हैं और जो इकोनॉमी को अच्छी तरह स्टडी करते हैं उन्होंने बताया है, और बाकायदा स्टडी पब्लिश हुई है कि हम इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी के साथ चल रहा है और नेक्स्ट 30 इयर्स बिलोंग्स टू इंडिया 100%। रत्नाकर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सवाल मेरा आपसे था वैसे।
चीजें हैं, मैं रेशु जी कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है। बिल्कुल, आपको जो करना है आप करिए। आप मुगल गार्डन का नाम जो है अमृत गार्डन रख दीजिए। आप विषय को पूरा भटका देते हैं सर, विषय को कहीं से कहीं आप लोग घुमा कर ले जाते हैं। मैं गुलामी की मानसिकता के बाद आर्थिक रूप से दो पॉइंट मैं कहूंगा, ये दो पॉइंट उठाए उन्होंने। ये कोई भी काम कर ले, ये नाम बदल ले, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। उनकी जो खुशी मिले वो पहले आप इतना घुमा के बोलेंगे, फिर जिस मुद्दे पर बोलना है उस पर बोलेंगे नहीं, फिर कहेंगे कि हमें टाइम नहीं दिया जाता। रेशु जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो उसी पर सीधे आ जाइए ना सर, उसी पर आ जाइए। जो बजट है, बजट जो आ रहा है, बजट पे ही आ रहा हूँ। ये कह रहे थे ना कि बजट की बात पूछा आपने, तो ये कहे कि हमको गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है। आप बिल्कुल ये सारी चीजें कर लीजिए, खुशी मिले आपको और कुछ कर लीजिए, लेकिन जनता के हित में ये बजट कितना आएगा वो देखने वाली चीज है। हम ये चाहते है कि महंगाई के ऊपर जो आप कितना कंट्रोल करेंगे वो देखने वाली चीज है बजट में। आप रोजगार के जो अवसर कितना सृजन करते हैं ये देखने वाली चीज है बजट में। आप गुलामी की मानसिकता पे टिके रहे, लेकिन हम सर मेरा रत्नाकर जी, मेरा छोटा सा सवाल, जिस बात को अभी आकाश जिंदल जी भी कह रहे थे, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि जीडीपी कम होने के बावजूद दुनिया के मुकाबले भारत अधिक स्थिर है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी रेशु जी, देखिए बड़ी अजीब विडंबना है कि देश के लोग जो है विश्व की 5वीं सबसे उभरती अर्थव्यवस्था के नाम पे तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो कहीं और है। वो उसको भी देखने की जरूरत है। आप आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है बढ़ती जा रही है, जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं थी। आज परिस्थिति ऐसी है, आज अगर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो उठाकर देख लीजिए, मैं ये चलिए हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का डिस्कशन बाद में कर लेते हैं, पहले आपके आंकड़े ही दे देता हूं। आप यूनाइटेड नेशन वाला आंकड़ा उठाकर देख लीजिए ना, उसमें जो है 100% लोग जो पूरे विश्व में गरीब हुए हैं, तो 80% लोग तो जो हमारे देश में गरीब हुए, 23 करोड़ जनता गरीबी रेखा नीचे चली आई। तो आखिर में गरीब आज जो 2 वक्त की रोटी का जो इंतजाम करने के लिए संघर्षरत है, उसके बारे में क्या? आप अमीरों को तो और अमीर करते जा रहे हैं। आप बैंक लोन 2.5 लाख करोड़ अडानी को दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति का, जनता का पैसा जो LIC में लगा हुआ है, SBI में लगा हुआ है, वो पैसा जो आपके जो पूंजीपति मित्र है लेकर भाग जाते हैं, जो मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग लेकर भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो इतना बड़ा एक्सपोजर, इतना बड़ा लेवरेज दे के रखे हैं, आप बैंकों को डुबाने का काम कर देंगे तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं संदीप जी। तो मुझे लगता है रत्नाकर भाई रोज कांग्रेस के लोग वही चीज दोहराते रहते हैं। हमें जो बजट होता है वो रत्नाकर भी समझने की जरूरत है। सरकार जो है देश की कितनी आय है और कितनी व्यय है, और उसके हिसाब से समानानुपात में हम अपने देश के लोगों की क्या सुविधा दे पाते हैं। और देश के बाहर केंद्र सरकार जो संविधान में केंद्र सरकार की जो नियम से, कानून से कैसे काम करती है, वो विश्व के पटल पे और भी देश है, उनसे हमारी सरकार प्रतिस्पर्धा करती है कानून। इसीलिए आज बात हो रही कि देश आप हमसे ये पूछते कि देश की कितनी आमदनी है, ये पूछते उस आमदनी के हिसाब से देश कितना खर्च कर रहा है, योजनाओं के धन किस मद में जा रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता, मैं खुश हो जाता। देखिए आज की जो स्थिति है, देश अभी आर्थिक तौर पे 2022-23 में जो हमारे पास रिकॉर्ड है 39,44,909 करोड़ रुपए का व्यय जो है सरकार ने उसका प्रस्ताव रखा है। और ये प्रस्ताव 2021-22 का जो अनुमान था, संशोधित अनुमान, उससे ज्यादा 4.6% अधिक है। यानी कि रेशु जी जब क्वेश्चन पूछ रही थी कि चुनाव भी होने वाले हैं तो सरकार क्या करने जा रही है, सरकार यही करने जा रही है कि हर क्षेत्र में जो काम जो हमने सपने देश के जनता को दिए थे, बुने थे, वो रोड के क्षेत्र में हो, घर के क्षेत्र में हो, आम गरीबों के विकास के क्षेत्र में हो, 90,000 स्टार्टअप स्टार्ट हुआ हर क्षेत्र में, सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड एजेंडे के अंतर्गत सरकार किस संकल्पित है उसको पूरा करेगी अपने कार्यकाल में। इसके लिए उन्होंने 4.6% बजट, ज्यादा पैसे देश पे खर्च किए जाएंगे हर विभिन्न क्षेत्रों में। आकाश जी, जो जीडीपी की रेशो, ठीक है सर, ठीक है आकाश जी, आपके हिसाब से बजट में किन बिंदुओं को संबोधित किया जाए जिससे नीचे स्तर तक के व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके? देखिए 2 चीजें हैं, राजमार्ग है, जल शक्ति है, परिवहन है। आम गरीब लोगों की बात कांग्रेस के साथी कर रहे थे।
बैंक खाता जो खुला है, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि आज उनके हिस्से का पैसा या उनके हिस्से की अनाज उन तक पहुंच रही है, चोरी नहीं हो रही है। इसी वजह इस देश में कोविड भी आया, बुरा वक्त भी आया, हम सब लोग डट के उसका मुकाबला कर पाए। सरकारों ने एक क्लिक पे सभी गरीबों तक पैसे पहुंचा दिए, सभी तक अनाज पहुंच गए। तो आज देश का इंफ्रा और देश की जो आर्थिक ढांचा है या देश की जो संरचना है, जो गरीब लोग हैं, उन तक सरकार की पहुंच बढ़ी है। और मैं बार बार कहता हूँ, रत्नाकर जी गुस्सा में आ जाएंगे, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, कहते थे 57% धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। आज देश का कोई प्रधानमंत्री, चलिए, मैंने वैसे संदीप जी ये सवाल पूछा था आकाश जी से पूछा था, लेकिन आप सरकार में हैं, आप ही ने जवाब दे दिया। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ डीके शर्मा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। डीके शर्मा जी, दुनिया में युद्ध और महामारी के प्रभाव के बीच भारत की आर्थिक स्थिति काफी स्थिर दिख रही है और इसका संकेत आर्थिक सर्वेक्षण में भी मिलता है। जी। तो उद्योगों की अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि आप तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, खासतौर पर कल जो बजट पेश होने वाला है? रेशु जी, मैं वही बात पहले भी कह रहा था, स्थिरता बनी इसलिए हुई है कि रिजर्व्स हैं हमारे पास, और दूसरा जो कुछ पॉलिसीज की वजह से हमने जो डिसीजंस लिए हैं इस बीच में, रशिया से ऑयल का इंपोर्ट करने का, या अपने यहाँ पे जो हमने किसानों को हेल्प की है वो की है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी उस वजह से स्टेबल है। और आगे जो जैसे कि IMF ने भी कहा है, कल ही कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 6.1 से बढ़ेगी अगले कुछ सालों में, तो स्टेबिलिटी आगे कंटिन्यू रहने वाली है और बहुत अच्छे स्टेप्स चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे स्टेप चल रहे हैं। रत्नाकर जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। जी रेशु जी, देखिए ये तमाम फिगर्स जो है, फैक्ट एंड फिगर्स दे रहे हैं। मैं उसको, मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आज ये कह रहे हैं कि गरीब जनता जो है वो उसका भला हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें। अरे देश में गरीब कौन है रत्नाकर जी? इतने साल आपकी सरकार है, राज्यों में, कई राज्यों में आपकी सरकार है, पहले गरीबी तो डिफाइन करिए ना। सुनिए, अगर सबसे ज्यादा राहुल जी भाषण दिए ये भारत जोड़ो यात्रा में, इतने हजार देंगे, इतने हजार देंगे, गरीब बनाओ, राज करो, संदीप जी सुन लीजिए, जो आर्थिक रूप से वो विपक्ष में है, तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए बोलते जा रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, कंप्लीट कीजिए। जी देखिए रेशु जी, विडंबना ये है कि ये देश के बारे, गरीबों के बारे में हितैषी बन रहे हैं, सशक्तिकरण का जो राग अलाप रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज भी कोविड के बाद भी 80 करोड़ जनता को राशन बांटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ये जनता जो है भूखों न मर जाए, इसलिए राशन बांटने का काम कर रहे हैं। आज मेरे मित्र बता दें कि आप लोगों ने इतना बड़ा रिजर्व की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें की बात कर रहे हैं। देश आजाद हुआ और 2014 तक जो है देश 55 लाख करोड़ कर्ज, विदेशी कर्ज हमारे देश पे था। आज विदेशी कर्ज सिर्फ 8 साल के दौरान 155 लाख करोड़ हो गया है। और ये लोन जो लिया है ना, ये आम व्यक्तियों ने नहीं लिया है, ये प्रति व्यक्ति लोन 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है। तो ये सौगात दिया है मोदी सरकार के इन नुमाइंदों ने। तो आप किस तरह से कह रहे हैं? आज रुपया कमजोर होता जा रहा है, एशिया में सबसे ज्यादा कमजोर हो गया, 83 रुपए हो गया है $1 की कीमत। इन्वेस्टर आ रहे हैं भारत के अंदर, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी सुनने की क्षमता तो रखिए। चलिए, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है ना रत्नाकर जी, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो सबको काफी स्थिर दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाई दे रही है, सिर्फ कांग्रेस के अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।